बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने और देखने वालों का जो दायरे गैर में रहते हैं और वहाँ मेहनत से अपने पैसे बनाते हैं, अपने मुल्क को भेजते हैं कि मुल्क किसी तरह दुनिया उफ़क़ पर एक आला मकाम हासिल करते हुए दुनिया को नज़र आए, और इंशाअल्लाह आएगा। उनको भी और जो पाकिस्तान में इस चीज़ के ख्वाह हैं और मुझे देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब अहबाब का कि जिन्होंने मेरी गुफ्तगू सुनी, अगरचे कहीं कहीं उन्हें मेरी गुफ्तगू से बहुत इख्तलाफ भी होगा, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने जो कुछ आपकी समाअतों की नज़र किया नेक नियति पर मबनी था। मेरी अपनी ज़ाती राय उसमें शामिल नहीं थी, एक तज्ज़ियाती गुफ्तगू थी, इंसाफ में मबनी थी बिल्कुल। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ आप लोगों से, ना मैं किसी पार्टी का होता हूँ ना किसी मज़हब का होता हूँ, इंसानियत के नाते करता हूँ और मज़हब इस्लाम के हिसाब से कि दीन हमारा अच्छा दीन जो अल्लाह पाक ने फरमाया वो दीन इस्लाम है। ये एक तज्ज़ियाती गुफ्तगू होती है बस। लेकिन आप लोगों ने मुझे सुना, सब्सक्राइब किया और अल्लाह ताला की करम नवाजी से और मेरे देखने और सुनने वालों ने मुझे अब तक 1116 सब्सक्रिप्शन से नवाजा है। लोग कहते हैं ना कि मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन मेरे पास कोई और मुंह नहीं है। मैं इसी मुंह से जो है ना आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह ताला की करम नवाजी के बाद, और मैं खुश हूँ और आप मेहरबान दोस्तों के लिए दुआगो भी हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा रहूँगा और आपका इंतहाई ममनून और मशकूर भी कि आपने ना मेरे चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चैनल आप ही का है, जिसमें 80% शेयर आपका है, 20% तो मेरा है बस। और मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद कवी है और आप साहिबान से कि जिस तरह आपने मुझे सब्सक्राइब किया, इसी तरह आप मुझे मेरे वॉच आवर्स में भी बढ़वाने में मदद करेंगे और प्रोग्राम पूरा देखेंगे और मज़ीद सब्सक्रिप्शन भी बढ़वाने में ज़रूर मेरी हौसला अफजाई करेंगे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इसके दो फ़ायदे मिलेंगे वॉच आवर्स बढ़ाने के, कि जब रात को नींद ना आ रही हो, किसी की याद आ रही हो, बेचैनी हो, डिप्रेशन हो, आप मेरे चैनल को खोल लें, कानों के करीब रख लें, इंशाल्लाह हार्डली 5-10 मिनट में आपको नींद आ जाएगी। आपकी बेचैनी ख़त्म, आपका डिप्रेशन ख़त्म, आपकी परेशानियां ख़त्म, और फिर नींद के बाद ख्वाबों की सैर करेंगे। और मैं आपको इससे अच्छा तोहफा क्या दे सकता हूँ। बहरहाल, अब मैं आता हूँ कि हमारे पाकिस्तान की कुल आबादी 2023 के मरदमशुमारी के मुताबिक 24,14,90,000 है, और हमारे पूरे मुल्क की ग्रोथ रेट जो है वो 2.57 है, जिसमें से रूरल जो है 61.18% है और अर्बन जो है 38.82% है। तो ये
जो अर्बन है 38.82%, ये कुछ ज़्यादा है थोड़ी। बहरहाल लोगों की ख्वाहिश होती है कि अपनी ज़मीनें बेच के और फिर शहरों में जाके कारोबार करें, लेकिन इस तरह क्या होता है कि वो ज़मीनें स्टेट्स की भेंट चढ़ जाती हैं, एजेंसियों वाले पहुंच जाते हैं, स्टेट एजेंसी वाले, और वो जो है ना कंस्ट्रक्शन की जो माफिया है वो वहाँ पे जो है बहुत महंगे दामों में फिर अपने गार्डन्स और ये वो बनाना शुरू कर देती हैं। आप भी उससे महरूम हो जाते हैं कि जो हमें ग़िज़ा दे रही थी ज़मीन। तो बहरहाल अब उसमें से पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई हदूद है वो 8,81,913 मुरबा किलोमीटर है। ये जोग्राफियाई हदूद में जो शामिल है इसमें AJK भी है और GB भी है। अगर विदाउट GB करें तो 7,96,096 पाकिस्तान का कुल रकबा है मुरबा किलोमीटर में। दुनिया के रकबे के लिहाज से हमारा मुल्क जो है वो 33वां बड़ा मुल्क है, और आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसमें से पंजाब का रकबा जो है वो 2,05,344 मुरबा किलोमीटर है। सिंध का जो है वो 1,40,914 मुरबा किलोमीटर है। बलूचिस्तान का जो है वो 3,47,190 मुरबा किलोमीटर है। और KPK का जो है वो रकबा 1,01,741 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर है। अब पंजाब की आबादी जो है वो 12,76,00,000 है, बल्कि 77 लाख कह लें कि 12,76,80,000 है, तो 13 करोड़ की आबादी तकरीबन हो गई है। सिंध की आबादी है 5,56,90,000, आदाद शुमार लिख लीजिएगा किसी को। KPK की आबादी है 4,08,50,000, और बलूचिस्तान की आबादी है 1,48,90,000। इस्लामाबाद की जो है वो 23,60,000 है रजिस्टर्ड। अब मैं अगर पंजाब पे आऊँ तो पंजाब की तकरीबन 13 करोड़ की आबादी के अंदर जो है वो 10 डिवीज़न है, और जो उसके ज़िले हैं, अजला हैं 36 हैं, तहसीलें 146 हैं, यूनियन काउंसिल जो है वो 7,602। हम डिवीज़न पे चलते हैं और ज़िलों पे चलते हैं कि 10 अजला, 10 डिवीज़न और 36 अजला। सिंध पे आ जाएं कि जहाँ की आबादी पंजाब के हाफ से भी कम है, 5,56,90,000। यहाँ पर 7 डिवीज़न है। 7 डिवीज़न के अखराजात का तो आपको पता होगा। फिर उसके ज़िले होते हैं, फिर उसकी तहसीलें होती हैं, फिर यूनियन काउंसिलें होती हैं, और 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 अजलाएँ हैं। पंजाब में 13 करोड़ के ऊपर 36 अजला हैं, और सिंध में 5,56,90,000 पर 30 ज़िले हैं, 138 यूनियन काउंसिल हैं और 1108 यूनियन काउंसिल हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी आबादी में आपके पास 10 डिवीज़न है 13 करोड़ में, और यहाँ पे 5,60,00,000 लगा लें तो आपके पास 7 डिवीज़न है, और वहाँ 13 करोड़ में जो है वो 36 अजला हैं, और यहाँ पे 5,60,00,000 पे 30 अजला हैं। ये क्यों बने इतने ज़्यादा? अखराजात क्यों इतने बढ़ाए गए कि सीटें निकलें?
सिंध की सीटें बढ़ जाएं, ज़िले बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से और सूबों में, इवन पंजाब भी, कि डिवीज़न बनाएंगे तो मैं कमिश्नर लगा देंगे भाई वहाँ पर, और तो हम कुछ नहीं कर सकते। नए एक पहले से कमिश्नर काम कर रहा है नए ज़िले में, तो हम नहीं लगा सकते आपको। तो छोटे छोटे रकबों में। अब जनाब आ जाइए आप बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान का जो था वो कुल रकबा जो मैंने बताया था 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा है। इसमें 6 डिवीज़न है और 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। 36 पंजाब, 30 सिंध, 33 बलूचिस्तान में। और आबादी कितनी है? 1,48,90,000। अब अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि क्यों बढ़ाई गई। उसके बाद केपी के, वहाँ की आबादी है 4,08,50,000 और वहाँ का रकबा है 1,01,741 किलोमीटर का। वहाँ पे 7 डिवीज़न है, यानी जितनी सिंध में 5,56,000 की आबादी में, वहाँ पे 1,48,90,000 की आबादी में 7 डिवीजनें हैं। तहसीलें 105 हैं और जो यूसीज हैं वो 986 हैं। इसके अजला भी तकरीबन सिंध के बराबर ही हैं। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि हमें इतने अजला, इतने डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद पाकिस्तान की आवाम पर कितना बोझ पड़ा होगा। उनकी तनख्वाहें, उनके सेक्रेटरीट, उनके ऑफिसेज, उनके फर्नीचर, उनकी बिजली, उनके एसीज, उनकी गाड़ियाँ और ये सब कुछ। लेकिन हमें विल पावर नहीं था कि मैं एक अकेला चला सकता हूँ। तो फिर वज़ीर आज़म भी 4 होने चाहिए, वज़रा भी बहुत सारे होने चाहिए। तो जनाब ये सूरत हाल थी यहाँ पे। दूसरा ये था कि जो आजकल सियासत चल रही है, मैं जल्दी से मुख्तसर ख़त्म करूँ इसको, लिखने में मुझे कुछ टाइम लग गया था। तो जो आजकल सियासत चल रही है इसमें कितनी खुदगर्जी शामिल है। यानी कि ये कैसी सियासत है कि हर जमात अपना अपना नज़रिया रखती है अलग। फिर कौल व फ़िल में तज़ाद क्यों? अपने नज़रियात पर सौदेबाजी कैसे कर लेते हैं और कहते हैं कि सियासत में कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाते हैं। ये पार्टीज का सिस्टम आवाम से पूछे बगैर कर लेती हैं पार्टियां, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने लीडर ही की ज़बान समझते हैं कि अगर मैं उनको गालियां दे रहा हूं तो मेरे फॉलोअर्स भी उन्हें गालियां देंगे, उन्हें बुरा समझेंगे। अगर आप पीपी के फॉलोअर हैं और सीट्स पूरी हैं तो ना जीडीए से कोई वास्ता रहेगा, ना एमक्यूएम से कोई वास्ता रहेगा, ना उनके मैंडेट का ख्याल रखा जाएगा कि हमें वोट दिए हैं लिहाजा हमने इन एरियाज़ में तरक्की नहीं करनी। इन्हें जिस लक़ब से पुकारें पब्लिक भी उन्हें अलकाब से पुकारती है। नतीजा ये निकलता है कि मोहल्लेदारी और दोस्ती में दरारें आने लगती हैं, हत्ता के ताल्लुकात ख़त्म और तशद्दुद आमेज़ हो जाते हैं। अगर पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट कम है तो पार्टी अपना नज़रिया बालाए ताक रखते हुए उनके साथ पींगे बढ़ाने लगते हैं, जो खुद कफील होके बिल्कुल बुरा कहना चाहते थे उन्हें, और कुछ दो और कुछ लो का नज़रिया अपना लेते हैं। अब आवाम जो अपने लीडर की
की वजह से मुखालिफ पार्टियों से लड़ झगड़ रहे थे और ताल्लुकात ख़राब कर रहे थे, वो कितना डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब सीधी सी मिसाल इस वक्त देखें नून और पीपी का। नून के मुताबिक पीपी ये कह रही है कि जब हमारी सीटें पूरी हैं तो आप एमक्यूएम को क्यों मिला रहे हैं। हालांकि नून या पीपी जो भी हुकूमत बनाएगी वो पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाएगी, ना कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या एमक्यूएम के लिए बनाएगी। वो तो सबको एक नज़र से देखेगी ना उस वक्त। अब वहाँ पे पार्टीबाजी ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आज़म है तो पूरे मुल्क का है, सबका वज़ीर आज़म है वो। कि पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि आप जो है वो एमक्यूएम के साथ ना करो कि वो मुतालबात अपने पेश करेगी और सारा कुछ सिलसिला करेगा। और अगर ये दोनों पार्टियां अपना कोरम पूरा ना कर सकें तो छोटी छोटी जमातों के पास हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाती हैं। अब देखिए इमरान खान, कल जिसे मौलवी डीजल कहते थे, मेरे मुंह से डीजल निकल जाता है, नाम नहीं निकलता है। और जिसे अफगानी एजेंट कहते थे अचकज़ई साहब को, उनके पास पहुंच गए। और डीजल साहब भी और अफगानी एजेंट भी, उन्होंने भी अपने अपने, सिर्फ मुल्क के मफाद में नहीं, अपनी ज़ाती मफाद में और अना की खातिर उधर चले गए। कल तक तो आप उसे यहूदी एजेंट कह रहे थे, आज उसी यहूदी एजेंट के पास चले गए। कल आप उसे अफगानी एजेंट कह रहे थे, आज आप उसी के साथ मिलकर जो है ना तहरीक चलाने के चक्कर में क्या होगा, मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। आपका क्या जा रहा है? आपको तो अवाम ने वोट दे दिए, आपके हल्के की अवाम क्या सोचेगी आपके लिए कि ये क्या हमारे लीडर कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन अवाम को नहीं समझ में आनी है, क्योंकि यहाँ जो 4 सूबे हैं, इनमें एक में सिंधी बसता है, एक में पंजाबी बसता है, एक में बलोच बसता है, एक में पख्तून बसता है। ये 4 ज़बानें बसती हैं, ये 4 ज़बानों के सूबे हैं, कौमों के सूबे नहीं हैं। कौमें तो सिर्फ उन ममालिक में बनती हैं कि जो अपनी कौमी ज़बान की और उनकी हिफाजत करें। और अजमी और अरबी की तरह उस घटिया मिजाजी को और ख्याल को जहन में ना लाएं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी और अजमी का चक्कर चला था कि हम अरबी हैं तो अजमी को हमने हटा देना, क्या काला है वो। आज हम उसी रास्ते पर जो है ना वो चल रहे हैं। तो सिवाय जमात इस्लामी के इमरान खान साहब ने किसी की हिमायत नहीं की। फंसा किसको दिया? हामिद रज़ा काज़मी को, राजा नासिर अब्बास साहब। ठुकरा क्यों दिया? कि वो मजहब शिया से थे। उन्होंने भी बड़ी दुआएं की कि पाकिस्तान का जो है ना बहुत बड़ा हीरो है, बहुत बड़ा ये है। आज बेचारे जो है ना वो बगले झाँक रहे हैं, सो रहे हैं सुकून से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, निकलें भाई वो बाराकऊ के मदरसों से और कहें कि भाई हमें ये करना है और वो करना है। हामिद रज़ा साहब खुद पीटीआई की टिकट पे लड़े थे, पार्लियामेंट में उनकी कोई जमात नहीं थी। मेरे पिछले प्रोग्राम देख लें, मैंने आपको बताया था मखसूस नशिस्तें इन्हें नहीं मिलेंगी, इसलिए कि पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी नहीं थी। एमडब्ल्यूएम की थी, एक मेंबर था उनका जो अपने टिकट पे जीता था। तो अब ये दोनों जमातें अपने अपने अकलों का मातम करें, वरना हामिद रज़ा साहब के बेचारों की क्या हैसियत है। कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, सुकून से सोने वाले। घोड़ा उनका निशान था, उसको भगा दिया, मीनार पे चढ़ के बैठ गए। अब वहाँ से बैठ के जो है ना नज़ारा करते रहे। बाज होते तो उड़ भी जाते आप भी। तो बात सूरत हाल बस यही है। बेनज़ीर शहीद के दौर में इमरान खान ने लंदन में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एमक्यूएम के खिलाफ, और कहा था कि एमक्यूएम जीते या हारे, जितनी भी सीटें हों, कोई भी पार्टी उसको अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। यानी ये जितनी जमातें इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, ये सारी स्टेटस को भी जमातें, जितनी भी जमातें जो इस वक्त आसिफ जरदारी को और यूसुफ रजा को, पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत को सहारा दे के बैठी हुई हैं,
ये सारी स्टेटस को का हिस्सा है, इनसे किसी से इत्तेफाक नहीं हो सकता। और इन एमक्यूएम समेत और इनके साथ, क्योंकि एमक्यूएम भी तो इनको पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत को बचा के बैठी हुई है, उनके साथ मदद कर रही है उनकी, तो ना उनसे और ना नून लीग से, जिन्होंने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया फ्रेंडली ऑपोजिशन बन के और 3 साल इकट्ठे रहे। बेनजीर साहिबा ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन तर्जमान के तौर पे बहुत ही अच्छे और सीनियर लीडर मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम को वहाँ भेजा था, और वहाँ पे एक करारदाद पास की गई थी कि एमक्यूएम को कोई जमात भी अपने साथ नहीं मिलाएगी। बाद में क्या हुआ? इमरान खान साहब ने क्या किया? उसी एमक्यूएम के इलाके में गए। ये नज़रियात अगर हैं किसी पार्टी के, तो समझ लें नज़रिए पे रहने वाली ये पार्टियां हैं ही नहीं। एमक्यूएम ने बड़ी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी की, नून की, इमरान खान की, बाद में तीनों हुकूमतों के साथ बैठे। कौमों को क्यों लड़ाया आपने? जबानों को क्यों लड़ाया आपने? अवाम अब कहां जाएं? अभी तक हुकूमत साजी नहीं हो रही है। जो मुल्क का सदर इस वक्त कर रहा है वो सब आपके सामने है। तो अब ये बताएं कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का तो हो रहा है, सो हो रहा है, लेकिन अवाम में बेचैनी की लहर है बहुत। खुदा के लिए इतने खुदगर्ज ना बनो। कल को कयामत के दिन आपको अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, अगर ईमान है आपका, और अगर ये ईमान है कि मौत आनी है, मरना है और हमें कब्र में जाना है, तो मुनकर नकीर को हमने क्या जवाब देना है? एक सांस आती है, एक लम्हे का पता नहीं कि दूसरी सांस आए या ना आए। कहां गई वो तिलावतें, कहां गए वो इस्लाम कि जो यहूदी एजेंट था उन यहूदियों के साथ मिलकर बैठ गए। जब तक पीडीएम में थे मजे लेते रहे। यानी सिर्फ और सिर्फ इक्तदार, हुक्मरानी, ये नशा, चौधराहट और अवाम को कमजोर से कमजोर तर करना। अब जो भी हुकूमतें बने उन्हें चाहिए कि सारी छोटी पार्टियों को भाई अपने साथ मिलाएं, ताकि सब मुत्तहिद हों, तब एक कौम बनेगी। अगर आप अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग तहरीकें चलाएंगे, अलग होकर मुखालफत में, तो इकट्ठी तहरीकें चलाएंगे आप इकट्ठे होके। नजरियात बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन वहां पे इकट्ठे होंगे गालियां देने में। ये भी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। तो बराह करम वो जो आपने मुखालफत में बनाया है, तो जो इख्तियार में पार्टियां आ रही हैं उन्हें चाहिए कि उन छोटी पार्टियों को अपने साथ शामिल करें, उनके इलाकों के मसाइल सुने, उनको वहां का नुमाइंदा मुकर्रर करें, वहां की वजारत दें। फिर आप देखें कि हमारा मुल्क कैसे तरक्की करता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता, पीपी की सीटें ज्यादा हैं तो वो शुरू हो गए ना ब्लैकमेलिंग पे कि उनको शामिल ना करो, उनको शामिल ना करो। सदारत ले ली, वजारतें नहीं लेंगे। सेनेट की चेयरमैनशिप ले ली, हुकूमत में नहीं रहेंगे कि इल्जाम आएगा तो नून पे आएगा, आता रहे। हम तो कहेंगे हम तो चुपचाप मजे ले रहे थे बैठे हुए, प्रोटोकॉल मिल रहा था, सारी चीजें मिल रही थी, सिंध हमारा अपना था। समझे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब? तो हमेशा अपने साथ पीपल्स पार्टी को भी लेके चलें, एमक्यूएम को भी लेके चलें, बाप को भी लेके चलें, अवामी नेशनल पार्टी को भी लेके चलें, जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी लेके चलें, और जो जो छोटी पार्टियां हैं, आज़ाद हैं, उनको भी अपने साथ सबको मिलाएं, ताकि आपकी स्ट्रेंथ मजबूत बने। वरना आपके सामने जो है ना, जो असेंबली में बैठेंगे वो तो आपके साथ अपोजिशन बन के जो हशर करेंगे सो करेंगे। सिर्फ नून लीग का सारी जवाबदेही उन्होंने करनी है, सब चीज़ों के वजीर वही होंगे। लेकिन जो बाहर आपको अपोजिशन मिलेगी ना, वो इससे ज़्यादा तगड़ी मिलेगी। आप मुल्क का कोई कर्जा नहीं उतार सकेंगे, सिवाय रुसवाई और बदनामी के आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसी के साथ मेरे भाइयों, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और फिर वही कहता हूँ कि नींद नहीं आए तो यही वाली मेरी जो है ना वीडियो सुन लीजिएगा। तो अल्लाह पाक हमारी कौम को जो है वो अक्ल सलीम अता फरमाए, और अपने तमाम नुमाइंदगण से कहे कि भाई अब हमने आपको वोट दिए थे, जमशेद दस्ती की तरह का बैठा है अकेला तो वहाँ से चीखे जा रहा है। क्या यार ईमान से, ये मुल्क है? ये हमारा जो है वो सियासतदान है यार? ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट्स को हुकूमत दे, देखे कैसे मुल्क चलाते हैं। आप लोगों ने क्या किया है? कर्जे पे कर्जे बढ़े, और कर्जे बढ़ेंगे, अवाम और महंगाई की चक्की में पिसेगी। किसकी तरह देखेगी अवाम? उन्हें पता है ना कि बेवकूफ़ तरीन अवाम पाकिस्तान की है, जाहिल तरीन अवाम पाकिस्तान की है। पेपरों में लिखने से कि लिटरेसी रेट इतना है, उससे कुछ नहीं होता। अमली तौर पे आप देख लेंगे कितना है। 80 साल का 75 साल का बंदा जो है ना, असेंबली में जो है ना वो जीत के आ रहा है। क्या करेगा भाई? वो तो चल भी नहीं सकता, तो किस आपके इलाके में क्या वो करेगा? अगर तूफान या कुछ आ गया, पानी कैसे देखेगा जाके वहां पे? उसको तो खुद 4 बंदों की जरूरत पड़ेगी कि स्ट्रेचर पे उसको ले जाओ और हवाई जहाज से ले जाओ, तो वहां से देखता रहेगा वो। यार ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं आप लोग। उनके बेटे भाई वगैरह दूसरे तीसरे नहीं है कि आप उनको दें वो सीटें? तो बहुत इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ मैं आपसे माफ़ी मांगते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल से हम अपने प्रोग्राम पे आएंगे इंशाल्लाह। और मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो आप यस कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।